नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया में। हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। जैसी उम्मीद थी बिल्कुल वैसा ही हुआ। शीतकालीन सत्र की आज शुरुआत हुई है और आज ही का दिन बेहद हंगामेदार रहा। सबसे पहले जिस तरह से प्रधानमंत्री ने मीडिया के सामने आकर देश और विपक्ष दोनों को ही जो मुखातिब किया और जिस तरह की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है, ऐसा लगता है कि हर बार ऐसा लगता है कि शायद इससे निचले इस भाषा का इस्तेमाल वो नहीं करेंगे, लेकिन अपने ही स्तर से वो बार बार गिरते हुए नजर आते हैं। जनता के मुद्दे उठाना, एसआईआर की बात करना, प्रदूषण जिस तरह से हम जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं दिल्ली में रहते हुए, या बीएलओ जिस तरह से तड़प तड़प कर सामने आकर अपनी जान देने से पहले अपनी वीडियोस बनाकर जो पोस्ट कर रहे हैं और फिर उसके बाद आत्महत्या कर रहे हैं, काम के दबाव में जो जाने जा रही हैं, लोग जिस तरह से परेशान हैं, इस सब को देश के प्रधानमंत्री जो कि 12 साल से प्रधानमंत्री हैं उनको ड्रामा लगता है। विपक्ष के जरिए उठाए गए मुद्दे उनको ड्रामा लगते हैं, यानी कि कभी भी वो एक देश के प्रधानमंत्री की तरह बात करते हुए नजर ही नहीं आते हैं। जैसे वो सामने आए, बड़ा दिल दिखाएं। आपको तो एक के बाद एक जीत हासिल हो रही है, हालांकि कैसे हो रही है ये भी एक बड़ा सवाल है। और बिल्कुल जैसे उनसे उम्मीद थी कि वो अहंकार से बिल्कुल चूर चूर नजर आएंगे और अहंकार में बिल्कुल डूबे हुए बिहार की जीत के बाद, हालांकि वो कैसे बिहार की जीत हासिल हुई है ये लगातार विपक्ष बता रहा है, और उसके बाद वो अहंकार से बिल्कुल चूर चूर वही बात वो करते हुए नजर आ रहे थे। इसको लेकर बेहद हंगामा सदन के अंदर, सदन के बाहर भी हुआ है। और मैं आपको एक बात सुनवा देती हूं कि मोदी जी ने कहा क्या है, एक रिमाइंडर आपके लिए। और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि हम इन चीजों को गंभीरता से लें। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए, लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए और वो आपकी नीयत होनी चाहिए। तो आपने देख लिया कि नारों से लेकर हर चीज का मजाक यहाँ पर उड़ाया जा रहा है। जहां हार कर आए हैं, यानी कि आप जीत कर आए हैं, थोड़ा सा तो बड़ा दिल दिखाइए मोदी जी। आप 12 साल से सत्ता में हैं देश में, उसके बाद अभी आप बिहार जीत कर आए हैं, थोड़ा सा तो आप बड़ा दिल दिखा सकते थे। लेकिन जैसे हैं वो अब प्रिटेंस भी नहीं है और बिल्कुल उसी तरीके से वो दिखाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इस सबको लेकर विपक्ष की तरफ से लगातार प्रतिक्रियाएं आई हैं। मैं आपको सुनवाना चाहूंगी कि पहले प्रियंका गांधी ने इसको लेकर क्या कहा है। अखिलेश यादव से लेकर मनोज झा से लेकर तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं हैं। सुनिए आप प्रियंका गांधी को। पहले किसी चीज पे चर्चा नहीं करना चाहती तो कैसे चलेगा सदन? उनको कुछ तो मानना चाहिए ना। एसआईआर पे नहीं तो इलेक्शन रिफॉर्म पे, किसी रिलेटेड इशू पे भी तो कर सकते हैं डिस्कशन। तो जब तक वो डिस्कस नहीं करेंगे तो कैसे चल सकता है सदन? जो प्रधानमंत्री है वो कह रहे हैं कि आपको टिप्स देने की जो बात कर रहे हैं अपोजिशन को, उसका कुछ कहेंगे आप? प्रधानमंत्री जी तो ये भी कह रहे थे कि मौसम का मजा लो। किस मौसम का मजा ले रहे हैं दिल्ली वाले? तो बाहर थोड़ा झांके ना, क्या हो रहा है देश में। तो मौसम का मजा लेने की बात कर रहे हैं। मैं दिल्ली में रहती हूं और किस तरह का यहाँ पर आबो हवा कैसी है कि सांस लेना मुहाल है। हर कोई आसपास खांसता हुआ, बीमार पड़ता हुआ नजर आता है। लेकिन असंवेदनशील जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो कह रहे हैं मौसम का मजा लीजिए। ना तो बीएलओस की जो जाने गई, ना तो उस पर एक शब्द भी उन्होंने कहा। श्रद्धांजलि तो बहुत दूर की बात है, और ना ही इसको लेकर कोई चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर चिंता जता रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री को इन तमाम चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रचार मंत्री बनकर रह गए हैं। मनोज झा ने क्या कुछ कहा है उसको भी आप सुन लीजिए। पीएम ने अगर ऐसा यहाँ बोला है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बोलिए, कर लें। मतलब विपक्ष हार की हताशा में है, और आपके अंदर कौन सी हताशा है? चुनाव मौलिक मुद्दों पर नहीं लड़के कट्टा, मंगलसूत्र, भैंस, मुजरा, ये प्राइम मिनिस्टर की गरिमा है।
तो भैंस मुजरा और अब ड्रामा और सब कुछ है, ड्रामा एक्शन है, सब कुछ है मोदी जी की इस सियासत में। सुन लेते हैं अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर क्या कुछ कहा है। ऑपोजिशन ड्रामा ना करें, डिलीवरी करें, बैटल फील्ड बना रही है, ड्रामा करने का इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए मेरे पत्रकार साथियों, ड्रामा तो आप भी जानते हो कौन करता है। ये मुस्ताहत बता रही है कि ड्रामा कौन करता है। ड्रामा, डेमोक्रेसी, केवल इसलिए ड्रामा शब्द का इस्तेमाल करना क्योंकि डी से डेमोक्रेसी है। हम ये चाहते हैं कि सिंसियरिटी से काम हो, ऐसा है, और कोई भी मतदाता छूटे नहीं। जो ये जान जा रही है, ये भी ड्रामा है क्या? हमारे साथियों ये बताइए, जो बीएलओ ये जान चली गई जिनकी, ठीक है, ड्रामा था कि जान जाना? तो ये शब्दों पे मत खेलिए, इधर उधर मत जाइए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है कि सभी का वोट बन जाए, और बीजेपी तो ऐसा ड्रामा करती है पुलिस से मिलकर के रिवॉल्वर लगवा देती है वोट डालने जाओगे। वो भी ड्रामा ही था शायद, रिवॉल्वर लगाना, मतदाता को रोकना। वहाँ तस्वीर है नहीं मेरे पास, लेकिन आपके पास सब होगी आर्काइव में तस्वीर। धन्यवाद। तो आपने सुन लिया यहाँ पर अखिलेश यादव को भी, और ये साफ तौर पर लग रहा है कि एक तो बहुत छोटा विंटर सेशन है, लगातार जो सेशंस पहले हुआ करते थे उनकी जो मियाद है वो लगातार कम होती जा रही है, और एक ऐसा लगता है कि फॉर्मेलिटी भर है कि फॉर्मेलिटी करनी है, अपनी एक तरह से तानाशाही रवैया इख्तियार करना है, उसके बाद बिना किसी डिस्कशन के जो बिल पास करवाने हैं वो बिल पास करवाने हैं, और उसके बाद विपक्ष की सुननी नहीं है, आवाज को दबाना है, और उसके बाद लेक्चरिंग करनी है। कभी लोकसभा स्पीकर करेंगे, कभी राज्यसभा स्पीकर करेंगे, कभी जेपी नड्डा करेंगे, यानी कि हर तरीके से कोई लेवल प्लेइंग फील्ड विपक्ष को नहीं देना है, चाहे वो जब वो चुनाव लड़ने के लिए जाए, इलेक्शन कमीशन का सहारा, एजेंसीज का सहारा, और तमाम जो शासन है, तंत्र है, सबका, और इसके अलावा वो पार्लियामेंट के अंदर है, तो पार्लियामेंट के अंदर भी किस तरह से उनकी आवाज को पूरी तरीके से कुचलने का एक प्लान पूरा तैयार किया हुआ है, ये आज उसकी बानगी देखने के लिए मिली। 19 दिन का सिर्फ विंटर सेशन है, और 19 दिन में पहला दिन तो हंगामे की भीड़ चढ़ी गया, लेकिन जब आप मीडिया को देखेंगे, मीडिया के उस बड़े धड़े को जो पूरी तरीके से गुलाम है, तो ये दिखाएगा कि देखिए विपक्ष हंगामा कर रहा है। अरे विपक्ष जायज सवाल उठा रहा है तो उसको ड्रामा कहा जा रहा है। किस तरफ जा रहा है लोकतंत्र, किस तरफ जाएगा ये पूरा सेशन, और कैसे देखे सबको, क्योंकि राज्यसभा में भी हमने हंगामा देखा, नए सभापति हैं अब, तो उसके बाद भी वहां हंगामा देखने के लिए मिला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जायज सवाल उठाए तो जेपी नड्डा एक तरह से उनके ऊपर बरस पड़े, और यही सब होता हुआ नजर आ रहा है। सीधे मैं चलूंगी अपने मेहमानों के पास। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए। मेरे साथ रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी को आप देख सकते हैं, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस की और तेज तर्रार नेता हैं। अनुमा जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ ओंकारेश्वर पांडे जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जाना माना चेहरा है। ओंकारेश्वर जी, आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। अनुमा जी, शुरुआत में आपसे करूं तो आप लोग ड्रामा कर रहे हैं, नारेबाजी करते हैं। मोदी जी तो कह रहे हैं कि पूरा देश आपके लिए छोड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है। अभी एक जगह से हार कर आए हैं, वहां पर भी आप लोगों ने नारेबाजी की थी, कुछ तो मिला नहीं आपको, और अब आप चल पड़े हैं पार्लियामेंट के अंदर, अब वहां आप नारेबाजी करेंगे, तो आपका ड्रामा कब तक चलेगा? मोदी जी पूछ रहे हैं। नमस्कार बुसरा जी, और आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार, पैनलिस्ट को भी नमस्कार। हमारे साथ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण आज जो उन्होंने दिया, उसको भाषण कहना पड़ेगा क्या? अच्छा ठीक है, कह लेते हैं कि उन्होंने एक वक्तव्य दिया जो बेहद विद्रूप था, और इसकी विद्रूपता पिछले सभी की तुलना करती हुई थी, जहां मंगलसूत्र, मुजरा, भैंस, उसके अलावा कट्टा वगैरह की जो उन्होंने बात की थी, तो उसी से मैचिंग उनका था। आपने उनको असंवेदनशील कहा, मैं समझती हूँ उनको किसी तरह का मानसिक रोग है, बिकॉज कोई भी व्यक्ति इस तरह से बार बार बोलता है तो एक ग्रेड सी पिक्चर के खलनायक की तरह अगर कोई बार बार बोलता है तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उसको अपना वो जो वजूद है ना, उसके या तो वो ऊपर है या वो उससे बाहर है, या खुद को उस वजूद के बाहर खड़ा होके ऐसा देख रहा है जैसे कि कोई बहुत बड़ा राजा या कोई है। तो प्रधानमंत्री जो खुद एक डिस्ट्रॉयर हैं, डिमोलिशर हैं, वोट डिलीटर हैं, वो ड्रामा की बात करते हैं, वो डेमोक्रेसी की बात करते हैं। जो नरेटिव बिल्डर हैं वो नीतियों की बात करते हैं, नेशन बिल्डिंग की बात करते हैं। कमाल ही लगता है
कि नरेंद्र मोदी जी वाकई नहीं चूकते हर बार हमें ये बताने से कि अगर कहीं ना कहीं संस्कारों में और परवरिश में कमी रह जाए तो इंसान कैसा नहीं बनना चाहिए। इस तरह का वो हमें एक प्रेरणा देते हैं कि ऐसा नहीं बनना चाहिए। और जिस तरह से उन्होंने विपक्ष के मुद्दों को उठाने को ड्रामा कहा, अब आप खुद देख लीजिए, मैंने कम से कम पिछले 6 महीनों में 50 से ज्यादा वीडियो देखे हैं। गरीबों के घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं, उनकी दुकानों पर बुलडोजर चल रहे हैं, चाहे 65 वर्ष का व्यक्ति हो, चाहे 17-18 साल के बच्चे हों जो पढ़ाई करते हों, उनके घरों में बुलडोजर चल रहा है, उनके किताब कॉपियों को फेंक दिया जा रहा है, उसके ऊपर भी रौंद दिया जा रहा है। कहीं किसी को किसी तरह की राहत नहीं मिल रही है। पूरे देश का एक बड़ा तबका नष्ट किया जा रहा है, गरीबों को हटाया जा रहा है। और ये वही गरीब हैं जिनको कुछ पैसे देकर सरकार ने ये बताने की कोशिश की थी कि वो उनका ध्यान रखते हैं और उनका वोट ले लिया। और इसी तरह से एक गुजरात का वीडियो देखने में आया जिसमें एक लड़की बता रही है टीवी पर कि मेरी माँ बीजेपी को वोट दिलाने के लिए घर घर समर्पित भाव से जाती रही और उसका सिला हमें ये मिला कि हमारा घर तोड़ दिया गया। तो ऐसा अब कोई जाति नहीं रह गई, हिंदू मुस्लिम सबके घर दुकानें, वाराणसी हो, लखनऊ हो, बिहार हो, भगवान की प्रतिमाएं हो, जो उनको लगता है कि हमारी हम सुंदर स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं, जो उसमें आड़े आएगा उसे तोड़ दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री ने आज जो भी कुछ बोला वो एक तानाशाह की, एक ऑटोक्रेटिक लीडर की भाषा थी। और जो ऐसा ऑटोक्रेटिक लीडर जो विपक्ष को पूरी तरह नेस्तनाबूद करना चाहता है। हमने एक दोहा सुना है बचपन में, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। मतलब अति सर्वत्र वर्जयेत। जब अति हो जाती है हर चीज की, वो किसी चीज से अच्छी नहीं होती। अति पानी बरसने से बाढ़ आती है। तो प्रधानमंत्री जी जो है उनका अब ये व्यवहार में तानाशाही की अति होती चली जा रही है। और अक्सर हमने ऐसा देखा है, हमारे इतिहास में भी हमने देखा है कि जब कोई अपने आप को थर्ड पर्सन में बोलने लग जाता है, ये उनकी एक खास बात है। मोदी ऐसा करेगा, मोदी ने कहा था, मोदी को लोग ऐसा समझते हैं। अब वो थर्ड पर्सन में अपने लिए बात करते हैं तो हम समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन बिगड़े होने की स्थिति में है। ऐसे में अगर जिस दिन चुनाव आयोग के ऊपर लोग अगर पूरी तरह से उसका बहिष्कार कर देंगे और एक भी चुनाव मोदी जी हारेंगे, उस दिन हम देखेंगे कि वाकई वो पूरी तरह बिगड़े हुए मानसिक संतुलन के होंगे। ऐसा मुझे लगता है। बेहद क्रूर, बेहद बेहद मतलब गंभीरता तो है ही नहीं, ऐसा आज का मुझे उनका वक्तव्य लगा है। ठीक है, फेयर इनफ। आप अपनी बातों को ये कह रही है, लेकिन सवाल ये भी है कि वो ये जरूर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए ये एक हारा हुआ, हताश और निराश विपक्ष है, उसको हंगामा करने के अलावा और कुछ नहीं आता है। यानी कि सिर्फ वो हंगामा कर रहा है, शोर शराबा कर रहा है, बिना फजूल के नारे वो लगा रहा है, क्योंकि ये एक नैरेटिव, एक पर्सपेक्टिव तो बनाया ही जा रहा है। मैं आ रही हूं अनुमा जी आपके पास, का सवाल का जवाब लूंगी। ओंकारेश्वर जी, एक पर्सपेक्टिव, एक नैरेटिव ये बनाया तो जा ही रहा है कि देखिए जो भी बात आप उठा रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़ आपने उठाया और आप बुरी तरीके से हार गए बिहार, और अब आप पश्चिम बंगाल हारने जा रहे हैं। आप आज जेपी नड्डा ने कहा आप हरियाणा हारे, महाराष्ट्र हारे, बिहार हारे, और इसीलिए वो आपकी हताशा और निराशा है जो दिख रही है। उनका कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर है। वो तंत्र सबका इस्तेमाल करके चुनाव आयोग से लेकर सब कुछ, और वो एक के बाद इलेक्शन दर इलेक्शन जीतते जा रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि विपक्ष का मनोबल गिरा हुआ है और इसका भी एक तरह से एक फायदा उठाने की कोशिश है, या आपको ये लग रहा है कि सब में कांग्रेस और उसके साथ साथ राहुल गांधी वही सबसे बड़ा टारगेट है मोदी जी के लिए? क्योंकि जब वो नारे की बात करते हैं, वो नारा वोट चोर गद्दी छोड़ तो राहुल नहीं दिया था, और उन्हीं की बात तो मोदी कर रहे हैं। सरकार घबराई हुई है। असल में जितने बॉल वो फेंकती है वो सारे उसके सर पे आके लगते हैं, दीवार से टकरा के। वो ये कह रहे हैं कि ड्रामा हो रहा है। ड्रामा तो आईएमएफ ने कर दिया। अभी मैंने 3 साल से, ये तीसरा साल है जिसमें लगातार आईएमएफ ने भारत के आंकड़ों को, जीडीपी के आंकड़ों को सी ग्रेड दे दिया है।
ये कोई मामूली सी बात है क्या? किसको सी ग्रेड दे रहे हो? भारत को, जिसने दुनिया को शून्य सिखाया कि ये शून्य क्या होता है, दशमलव बताया, बीजगणित बताया, और पता नहीं मैथमेटिक्स के अधिकांश गुण जो है वो भारत ने सिखाए, और भारत के सांख्यिकी के आंकड़ों को सी ग्रेड वो दे रहे हैं। और ये पहली दफा नहीं है, इसके पहले भी बहुत बड़ा ड्रामा हुआ। वर्ल्ड बैंक ने भारत के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो हमने डाटा दिया था और जिसकी वजह से हम 143 से 63 का बहुत जंप और उछाल और उसका बड़ा सेलिब्रेशन भारत में हुआ, कह दिया कि ये तो मैनिपुलेटेड है और इसमें लोगों ने प्रेशर किया है। भारत के अलावा एक दो और कंट्रीज का नाम लिया, और इस हद तक कि वर्ल्ड बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ही बंद कर दी कि हम ये रैंकिंग ही नहीं करेंगे। ये भी काफी नहीं है। यूएनडीपी में ड्रामा हुआ। यूएनडीपी में हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को, उसके लिए जो हमने डाटा भेजा था ताकि हमारा भी तालिका में नाम आए, हम G20 कंट्री के एकमात्र सदस्य हैं। दुनिया के चौथे बड़े देश तो कहते रहिए, वो तो हैं ही हम, लेकिन G20 तक में हम एकमात्र देश हैं जिसको उसने टेबल से ही हटा दिया कि डाटा एडिक्वेट नहीं है और डाटा ठीक नहीं है आपका। ड्रामा तो ये है। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है? जब आप जीडीपी के आंकड़े वहां से रिजेक्ट हो रहे हैं और तब आप यहां कहेंगे कि हमारा प्रोग्रेस ठीक चल रहा है। आपने कहा 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से उठा लिया, ठीक है। अगर 25 करोड़ लोगों को आपने गरीबी रेखा से निकाल लिया, इन्हीं सब आंकड़ों के जिसको वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, यूएनडीपी खारिज करता है, तो ये बताइए कि 81 करोड़ लोगों को, लगभग 80 करोड़ से ज्यादा, 2020 से आपको अनाज क्यों देना पड़ रहा है 5 किलो? आपने तो उसको रिवाइज नहीं किया, उसमें से 25 करोड़ कम कर दीजिए, या कहिए कि साहब अब ये हालत जो है ना, वो बताती है कि ड्रामा असल में हो कहां रहा है। आपने, कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि चुनाव आयोग जीतते जा रहे हैं। भाई, हमारे पास व्यवस्था होगी, चुनाव आयोग की चाबी अपने पास क्यों रखी? इसकी क्या आवश्यकता थी उसके अपॉइंटमेंट की चाबी अपने पास रखने की? दूसरा, उससे भी मन नहीं भरा तो आपने चुनाव आयोग को एकदम से सभी प्रकार के जुडिशियल स्क्रूटनी से बाहर कर दिया। ये क्यों किया? अगर आप जुडिशियल स्क्रूटनी से बाहर करते हैं तो फिर तो कोई सवाल ही खत्म। फिर क्या सवाल, क्या जवाब, किस बात का सवाल? आपने एसआईआर किया, एसआईआर पर इतने सवाल उठे, 65 लाख नाम आपने काटे, 18-20 लाख जोड़े, कितने जोड़े ये भी है। उसमें से क्या हुआ? आपने काटा क्यों था? आपने ये कह के काटा था, खुलेआम कह के काटा था कि डेमोग्राफिक चेंज हो रहे हैं, विदेशी हैं उसमें से। तो एसआईआर में कितने लाख विदेशी निकले वो बता दीजिए। छोड़ दीजिए एसआईआर, एनआरसी आपने इतना बड़ा किया, असम में एनआरसी में 19 लाख लोगों के नाम कटे। वो 19 लाख लोग कहां हैं और क्यों हैं? अब हेमंत बिश्व शर्मा कह रहे हैं कि वो अप्लाई कर दें, हम उनको आधार कार्ड दे देंगे। क्या उनको डिटेंशन सेंटर में रखा गया? डिटेंशन सेंटर में अगर आप रखेंगे तो उसके खाने पीने रहने का खर्चा कौन उठाएगा? तो ये क्या है? ये पॉलिसी, ये ड्रामा नहीं है तो क्या है? सबसे बड़ा ड्रामा तो ये है कि विदेशिया आप एक भी नहीं निकाल रहे हैं और विदेशियों का हंगामा आप बंगाल, असम, बिहार, झारखंड, दिल्ली सब जगह कर रहे हैं। कहां है बांग्लादेशी? अगर नहीं, देखिए, मैं इसमें आज एक बड़ी गंभीर बात बताना चाहता हूं। आम आदमी समझ नहीं पाता, उसको लगता है यार बीजेपी तो ठीक कह रही है और ये लोग जो हैं, ये इंटेलेक्चुअल्स और जो पॉलिटिकल लोग इसको झुठला रहे हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा। हमारे देश में जो कानून है, जिसके तहत आप विदेशियों की पहचान करते हैं, वो 1946 का फॉरेनर्स एक्ट है। ज्यादा समय नहीं लूंगा बुशरा जी, लेकिन उसके बाद ओवरलैपिंग जो हमारे कानून हैं वो ये कहते हैं कि अगर आप 12 साल से देश में रह रहे हैं तो आप नेचुरल वो हो जाते हैं, सिटीजनशिप हो जाती है। तो जो 1947 के बाद आया, छोड़ दीजिए 1971 के बाद आया, वो कब का नेचुरल सिटीजन हो गया? आप ही के कानून के हिसाब से, आप ही की सरकार उसको आधार कार्ड दिए हुए है। उसके बाद अब कह रहे हैं कि नहीं यूपी में अब खोजेंगे और डिटेंशन सेंटर, अभी 8 साल से सो रहे थे क्या? 10 साल से, 11 साल से सो रहे थे, अभी तक डिटेंशन सेंटर क्यों नहीं बनाया, क्यों नहीं रखा?
उसमें भी 10-20-50 लाख करोड़ खर्चा करिए, 1000 करोड़ खर्चा करिए। मतलब ये ड्रामा तो असली यहां चल रहा है। और चुनाव आयोग के सब कुछ अपने, अभी एसआईआर की आवश्यकता आपको क्यों पड़ी? जो आप देश भर में टेंशन मचाए हुए हैं, ये ड्रामा जो चल रहा है, जिसका मैसिव विरोध हो रहा है, 26-27 कितने लोगों ने आत्महत्याएं कर ली, क्या ये ड्रामा नहीं है? और लोगों के एक एक मौत पे सरकार को दहल जाना चाहिए, जरा सा भी सेंसिटिव सरकार को हो अगर, तो क्या ये ड्रामा नहीं है? 27 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्याएं कर ली और आप कह रहे नहीं एसआईआर अभी ही जरूरी है। क्यों भाई? क्या आप मिड टर्म पोल में जा रहे हैं क्या अभी? मतलब अभी तो राष्ट्र का चुनाव तो है नहीं, लोकसभा का, और 24 का जो चुनाव हुआ था इसी मतदाता सूची पे हुआ था। इससे पहले जो बिहार में हुआ उस पर जितने सारे सवाल उठे, कोई मान ही नहीं, कितने लोग मान रहे हैं कि वो क्या हुआ, कितना सही हुआ। आप उनका आंकड़ों को उसका जवाब नहीं दे रहे, क्या ये ड्रामा नहीं है? महाराष्ट्र में जो फिगर बढ़ गए, हरियाणा में जो कुछ भी हुआ, वो इस पर चर्चा कौन करेगा? अगर आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, अगर आप एक डेमोक्रेटिक सरकार चला रहे हैं, तो आप इस पारदर्शिता के साथ मुद्दों पे बात करेंगे ना, उस पे जवाब देंगे ना। आप पहले तो पीछे छुप जाएंगे कि नहीं ये सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है तो आप वहां तो पक्षकार हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में भी आप चुनाव आयोग के पीछे खड़े हैं और जनता में भी पीछे खड़े हैं। एसआईआर की आवश्यकता इस समय क्यों है? इसी मतदाता सूची पे यूपी का, बिहार का, सब जगह का चुनाव हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या विदेशियों के वोटों पे बने हुए हैं? क्या अभी जो जिस तरह से हुआ है, आप इसका जस्टिफिकेशन क्या दे रहे हैं? अगर ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है तो देन दिस इज नॉट ए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इट्स ए नॉर्मल रिवीजन। और मैं ओमकारेश्वर जी, ये तो वो बातें हैं जो आप जायज सवाल उठा रहे हैं, जो हमारे आपके सबके जहन में है जो सवाल। मेरा सवाल ये है कि इनके जवाब दे कौन रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन के जवाब दे रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन ने एक भी ट्वीट किया बीएलओ के मरने पर? क्या बीजेपी की तरफ से कोई इसको लेकर, प्रधानमंत्री की तरफ से कोई बात की गई? वो तो जो करना चाहते हैं बिल्कुल बेशर्मी और डिटाई के साथ वो तो कर रहे हैं, उसके बाद जो उन्हें हासिल करना है वो हासिल भी कर रहे हैं। सवाल ये है कि ये परिस्थितियां बदलेंगी कैसे? ये तो जनता के जहन में ये सवाल तो है और कहीं ना कहीं एक मायूसी भी है। संक्षिप्त में फिर मैं अनुमा जी के पास आती हूँ। जी ठीक है, ये बहुत सीरियस इनसेंसिटिविटी है, असंवेदनशीलता है नागरिकों के उनके अधिकारों के प्रति, उनके जीवन के प्रति, ये मानवता के प्रति, ये ह्यूमन राइट्स के प्रति, लोगों के अधिकारों के प्रति ये असंवेदनशीलता है। आप सरकार किसके लिए चला रहे हैं? आप सरकार जिन लोगों के लिए चला रहे हैं, मताधिकार पहला अधिकार है उनको। और मैं कहना चाहता हूं कि अगर आधार ये गलत था और ये इससे कोई पहचान नहीं था, तो आपने 143 करोड़ लोगों का आधार बनाया क्यों है? और आधार से लिंक 60 to 66% लोगों का किया क्यों है? हमारा आधार उससे लिंक्ड है। इसके बावजूद आप ये मैनुअल काम कर रहे हैं डिजिटल इंडिया में, जब $20 बिलियन का एक महीने में ट्रांजैक्शन होता है और पेटीएम से लोग करते हैं, उसमें तो एक भी एरर नहीं आता, उसमें एक भी नहीं होता। दूसरे का छोड़िए, मेरा ही एरर आया हुआ है। मेरे अपने मोहल्ले में एक में मेरा ऐप पर नाम ही नहीं, दूसरे में जो है पता चला फोटो कुछ और है, नाम टेढ़ा मेढ़ा है और वो लगा हुआ है, तीसरे में कहते हैं कि नाम भी शुद्ध है, फोटो भी शुद्ध है। तो क्या 3-3 मतदाता सूचियां चल रही हैं? और इतने वोट के अधिकार को जिससे डेमोक्रेसी टिकी हुई है, और एक एक आदमी का वोट इंपॉर्टेंट है। अटल जी की सरकार सिर्फ एक वोट से गिरी थी, तो हमारा एक वोट भी इंपॉर्टेंट है। उसको आप किस तरह से कर रहे हैं? ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं कर रहे हैं। और फिर आप कहते हैं कि नहीं, लोग, चुनाव आयोग की चाबी भी मेरे पास रहेगी और चुनाव आयोग को प्रोटेक्शन भी रहेगा, कि मतलब तुम पद पे बैठे हो तो, रिटायर हो जाओ तो आपको कोई जुडिशियल स्क्रूटनी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इतना ज्यादा इम्यूनिटी देने की आवश्यकता क्या है? इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए। और इस पे चर्चा करने की कोई बात कहे तो कहे आप ड्रामा। असली ड्रामा तो जो लोकतंत्र में हो रहा है, जो इकोनॉमी के साथ हो रहा है, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी के साथ हो रहा है, जो हमारे अदर इश्यूज पे हो रहा है, उस पे तो बात ही नहीं करते।
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में $100 बिलियन का नुकसान है। जीडीपी के आंकड़ों में अगर मनमोहन सरकार से तुलना करते हैं तो 50 से 60 लाख करोड़ का नुकसान इस सरकार में हुआ है। आप डाटा कंपेयर कीजिए और फिर कहिए कि ड्रामा कहां पर हो रहा है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है ये सवाल तो है ही, और ये सवाल विपक्ष भी उठा रहा है, ये सवाल हम जैसे पत्रकार भी उठा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो 12 साल से एक प्रधानमंत्री ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ना की हो, कहा जा रहा है मीडिया से बात, अरे मीडिया से कहां बात करते हैं वो आकर सिर्फ और सिर्फ मन की बात करते हैं, जो कहना होता है वो कहते हैं और चले जाते हैं। पहले हमने देखा था कि इसी तरह से सेशन की शुरुआत होती थी, मनमोहन सिंह या दूसरे प्रधानमंत्री आते थे तो मीडिया उनसे सवाल पूछता था, मीडिया को तो इतना दूर खड़ा कर दिया जाता है, माइक्स लगते हैं और उसके बाद वो अपनी बात कहते हैं, मन की बात, और उसके बाद वो चले जाते हैं। ये लोकतंत्र ये किधर जा रहा है, हम वो भी देख रहे हैं कि अमेरिका जो के डोनाल्ड ट्रंप जो है, जो कि मोदी जी के बहुत ही प्रिय मित्र हैं, उनके साथ एक पत्रकार खड़े होकर किस तरह से बिल्कुल आंखों में आंखें डालकर उनसे सवाल पूछते हैं और वो जवाब देने के लिए मजबूर होते हैं। यहाँ तो ऐसी कोई प्रक्रिया ही नहीं है, यहाँ तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। वो आते हैं, अपनी बात कहते हैं और चले जाते हैं। तो सवाल फिर ये है अनुमा जी कि अगर आप लोग विपक्ष जो है एकजुट होकर भी अगर सवाल सदन में उठा रहा है और मोदी जी फिर आएंगे, आप उनको कहेंगे कि आप जवाब दीजिए, वो जवाब देने के लिए आएंगे, मजाक उड़ाएंगे और चले जाएंगे, तो फिर इस सारी प्रक्रिया से जनता को हासिल क्या हो रहा है? और फिर यही एसआईआर प्रक्रिया अनुमा जी, बिहार आप लोग हारे और अब बंगाल, आप कहेंगे कि भाई वो तो वोट की चोरी है, लूट है, और वो एक्सपोज भी राहुल गांधी ने किया, लेकिन उस सबके बीच सब कुछ तो हो रहा है। देखिए बुशरा जी, हमने अपनी आंखों के सामने, और मैं तो बिहार में ही थी, तो मैंने अपनी आंखों के सामने अपनी वाली जिस असेंबली का मुझे दायित्व दिया गया था उसमें देखा 19,500 वोट काट दिए गए। ये वोट जो जीत का मार्जिन था, क्योंकि वहां से हमारी कांग्रेस की विधायक जीती थी, उनके जीत के मार्जिन से 10 गुना ज्यादा था। अगर वो पूरी कोशिश भी हम कर लेते उस एक महीने के दौरान जो हमने की, हम 9,000 वोटर ही जुड़वा पाए, तो हमारी शुरुआत ही -10,000 से होती है। ये आप देखिए, तो भारतीय जनता पार्टी जिस एसआईआर का प्रयोग कर रही है वो अलोकतांत्रिक है, तानाशाही की सीढ़ी चढ़ने का एक जरिया है। लेकिन इस दौर में जैसे कि हमने सुना कि बीजेपी बौखलाई हुई है, क्योंकि ये वोट चोरी उसकी सामने आई है, चुनाव के दौरान भी वोट चोरी सामने आई है, और एप्स्टीन फाइल में पहले हरदीप पुरी का नाम आ गया और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का भी नाम आ गया। अब बीजेपी किसी तरह से हेडलाइन बदलना चाहती है, लोगों का ध्यान उधर जाए ही ना, वो यही चाहते हैं। जो प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक हैं वो इस मुद्दे पे बोल ही नहीं रहे। गोदी मीडिया तो हम जानते ही हैं, वो इस पे बात नहीं करेगा। और एक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी से हड़बड़ी में की, संबित पात्रा बिल्कुल अपनी मूर्खता सबके सामने दिखा गए, जिसमें उन्होंने कहा कि विदेशों से कांग्रेस के अकाउंट चल रहे हैं और लोगों के अकाउंट विदेशों से चल रहे हैं। मतलब डिजिटल इंडिया का गाना गाने वाले ये लोग अपनी डिजिटल मूर्खता सबके सामने बता गए कि वीपीएन के बारे में वो कुछ नहीं जानते, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के बारे में, जिसका बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे नेता, बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं कि उनकी ट्रैकिंग ना हो सके, उनको किसी तरह के उनके ऊपर साइबर अटैक ना हो सके। गिरता हुआ रुपया, घटती हुई रैंकिंग और ट्रंप की ब्लैकमेलिंग, इस सब के ऊपर से बीजेपी के लोग चाहते हैं कि दिमाग लोगों का ना जाए उधर, उस तरफ किसी तरह का लोग बात ना करें। मैं ऐसा सोचती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी को एक जनक या पिता बनने का सौभाग्य तो नहीं मिला, लेकिन उन्होंने गैर जवाबदेही की राजनीति को जन्म दिया है, वो उसके जनक हैं, और सांप्रदायिक राजनीति के पालन करता है, क्योंकि उसके जनक तो लालकृष्ण आडवाणी माने जाते हैं, जो हैं भी। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री का आज का पूरा वक्तव्य केवल इसलिए था कि गोदी मीडिया उसके ऊपर लारा लप्पा कर सके, उसके ऊपर नर्तन कर सके, जो कर रहा है। आज शाम के आप सारे डिबेट देखेंगी तो उसमें प्रधानमंत्री ने क्या मास्टर स्ट्रोक बोल दिया, बहुत अच्छा बोल दिया। ये एक मीडिया है जो एक समय हमारे कंट्री का स्तर, विचारों का, सोच का ऊपर लेके जाता था। अब उसने सबको पूरी तरह गर्त में ढकेल दिया है, इतनी गर्त में डाल दिया है कि आने वाली कई सरकारें
देश को इस वैचारिकता की, बौद्धिकता की, बेवकूफाना के इस गर्त से निकालते निकालते 50 साल हो जाएंगे। तो आज का जो भाषण था, ये सस्ता भाषण जिसके ऊपर गोदी मीडिया नर्तन कर रहा है, मैं ऐसा मानती हूं कि अब ये कुछ हम सबके कहने, हम पहले कहते थे लोकतंत्र में क्या ऐसा होता है, फिर हमने कहा लोकतंत्र खत्म हो रहा है। अब हमें कोई फॉर्मल घोषणा की जरूरत नहीं है, लोकतंत्र इस देश से खत्म हो चुका है। और अगर एसआईआर के जरिए फिर हर स्टेट में अगर 35-50 लाख वोट कटे, तो यह निस्संदेह जान लीजिए कि अब कभी विपक्ष की सरकारें नहीं बनेंगी। आप ये भी जानते हैं, आप कहते हैं कि विपक्ष क्या सक्रिय नहीं है, विपक्ष क्या मजबूत नहीं है। हम मजबूत हैं तो भी ना तो मीडिया बात उठा रहा है। आप ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म को मैं सलाम करती हूँ, लेकिन ना तो मीडिया बात उठा रहा है और ना ही लोग या तो डरे हुए हैं और युवा इतने उन्माद में है कि उनके बात समझ में नहीं आ रही है, वो हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में है। तो दोनों तरह से इस देश के लोकतंत्र में खात्मे का सिग्नल हो चुका है, बल्कि खात्मा हो चुका है। अब हम सिर्फ नाम के लिए कागजों में एक लोकतंत्र रह गए हैं, मैं ऐसा सोचती हूँ। और प्रधानमंत्री का ये भाषण, अनुमा जी, फिर आपके पास इसी बात ऑप्शन पर क्या मोहर है? लगा। फिर आपके पास ऑप्शन क्या है? आपके पास ऑप्शन क्या है एक विपक्ष के तौर पर? आप सड़क पर आवाज उठाएं, आप संसद में आवाज उठाएं, आप इलेक्शन लड़ें, आप जनता के मुद्दे उठाएं, आप ये तमाम चीजें आप करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि फिर आपके पास अब ऑप्शन क्या बचता है? इलेक्शन तो आप लड़ेंगे, बहिष्कार तो आप करेंगे नहीं, क्योंकि बहिष्कार आप करेंगे तो फिर आप तो और खुला मैदान दे रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है। विपक्ष की आप 14 तारीख को, आने वाले 14 दिसंबर को आपको पता है कि एक बड़ी रैली भी हो रही है रामलीला मैदान में। तो विपक्ष अपने जरिए से सड़क पे भी उतर रहा है, विपक्ष हर वो, और हम लोगों तक जाके पहुंचा भी रहे हैं। और मैं तो सच आपको ये बताऊं बुशरा जी, मैंने तो अपनी आंखों से जो देखा और सुना है पूरे बिहार इलेक्शन के दौरान, मैंने किसी तरह की वेव नहीं देखी। मैंने हर व्यक्ति को यही कहते सुना कि हमें तनख्वाह पूरी नहीं मिलती, हमारे घर के लोग बाहर जा रहे हैं, हमें ये 10,000 रुपए से हम क्या कर लेंगे। मैंने तो खुद अपने आंखों से और कानों से सुना है, जीविका दीदियों को ये कहते सुना है कि चुनाव के आखिरी में हमने तो मांगा नहीं था, ये क्यों दिया जा रहा है हमको। और उनको ये समझ में आता है कि उनको किस तरह से सामाजिक न्याय चाहिए। तो ये तो मुझे बहुत साफ दिखा। तो हम कर रहे हैं वो जो हम कर सकते हैं, लेकिन संस्थाएं और खास तौर पे मीडिया और जुडिशियरी का इस वक्त कंप्रोमाइज हो जाना, ये बहुत साफ है कि विपक्ष केवल अपनी आवाज उठा सकता है, लेकिन ना तो लोग डर के मारे उसके साथ आएंगे, और जो लोग उन्मादी हैं वो उन्माद के कारण विपक्ष का साथ नहीं देंगे। दोनों ही कंडीशन में हम लगातार भारत का जिस तरह से आज हम शरण होता देख रहे हैं, भारत के विचार का, भारत के जिन लोगों ने हमें आजादी लाकर दी, उन सब की जो मूल्य थे उस सब का हम शरण देख रहे हैं। हमसे जहां तक बन पड़ेगा हम करेंगे, और लोगों से भी हम अब सलाह नहीं चाहते, हम साथ चाहते हैं। अगर लोगों को लोकतंत्र से प्यार है तो उनको विपक्ष के साथ आकर खड़ा होना पड़ेगा, उसी तरह से जैसे वो पहले करते आए थे, अगर उनके अंदर साहस है आज भी तो। जी बिल्कुल, और ये भी शायद लोगों को समझने की जरूरत है, जनता को समझने की जरूरत है कि विपक्ष का एक रोल है। जाहिर सी बात है, वो सत्ता हासिल करने के लिए, जनता के मुद्दे उठाने के लिए वो अपनी तरह की वो जो लड़ाई है वो लड़ रहे हैं। कमियां हो सकती हैं, ये तमाम चीजें हो सकती हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर जनता एक नागरिक के तौर पर, आप इस लोकतंत्र में यकीन करते हैं, इस लोकतंत्र का आप हिस्सा हैं, आप भागीदार हैं, आप संविधान पर यकीन करते हैं जिसने आपको ये अधिकार दिया है। आपका सबसे मजबूत अधिकार आपका जो वोट देने का है, जो बहुत मशक्कत के बाद मिला है, वो एक वोट देने का अधिकार, वो चाहे राजा हो या रंक हो, सबके पास एक जैसा है, वो आपसे छीना जा रहा है और लगातार उसको कुचला जा रहा है। क्या ऐसे ही खामोश रहकर आप ये तमाशा देखते रहेंगे? ये एक बड़ा सवाल तो है ही। मैनुमा जी, आप कुछ ऐड करना चाह रही, मैं आपके पास लौट रही हूँ, लेकिन ओमकारेश्वर जी, मुझे लगता है सारे सवाल एक तरफ हैं, तमाम मुद्दे एक तरफ हैं, हर चीज, लेकिन अभी अगर किसी चीज पर अगर बात करने की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो है हमारे वोट का अधिकार, जो लगातार हमसे छीना जा रहा है। अगर एक पार्टी ये तय करती है कि इस राज्य में उसको अपनी सरकार बनानी है, तो किसी भी तरीके से सरकार बना लेती है, तो फिर आपके हमारे वोट की कीमत क्या रह गई? फिर तो विपक्ष कोई भी मुद्दे उठाए, कितनी मेहनत करे, कुछ भी करे, होना तो वही है जो एक पार्टी चाहेगी। तो क्या ये देश एक नेता एक सिस्टम की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? पार्लियामेंट में भी लगातार गतिरोध
हम देखते हैं सेशन दर सेशन होता जाता है, राहुल गांधी और तमाम लोग मुद्दे उठाते हैं और उससे घबराती हुई भी नजर आती है बीजेपी। मैंने देखा कि एक नहीं बल्कि प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह से लेकर सब उठ खड़े हुए थे जब राहुल गांधी ने वो सवाल उठाए थे, आरएसएस, अडानी, अंबानी सब पर जो हमला किया था। लेकिन फिर घूमकर सर्कल वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि उनको लगता है करते रहिए आप, हम तो अपने हिसाब से इलेक्शन जीत ही लेंगे। देखिए, देश तो सांसें तब भी ले रहा था जब अंग्रेजों की सरकार थी, तो हम गुलाम थे ना उस समय, हमारा शासन नहीं था। आजादी मिली, हमारा संविधान बना, तो हमें शासन मिला, हमारी स्वतंत्रता मिली और हमारा अधिकार सिर्फ वोट के अधिकार के रूप में मिला। जब लोग कहते हैं कि 144 बिलियन लोग, 144 करोड़ लोग अगर सत्ता में, सरकार में भागीदार होते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने वोट के अधिकार से, वरना तो सरकार अलग होती है। और ये होता है बिहार में जो कुछ हुआ, उसको ये कहना कि बीजेपी जीत गई और जीतती जा रही है और वो हारते जा रहे हैं, ये गलत स्टेटमेंट है। मैं ये कहता हूं कि बिहार में M3 की जीत थी, मोदी 3 की नहीं, M3 की, मशीन की, मीडिया की, मैनिपुलेशन की, ये 3 से जीत हुई है बिहार की। तो जब तक आप अपने उसको हम ठीक से नहीं पढ़ेंगे और ठीक से नहीं देखेंगे कि हो क्या रहा है, आप मताधिकार छीन रहे हैं जो बाबा साहब अंबेडकर ने दिया था, जो हम गांधी ने हमें आजादी दी, उस चीज को आप मुझसे छीन रहे हैं, एक एक व्यक्ति से छीन रहे हैं। और किसको दे रहे हैं? अपने लोगों को दे रहे हैं। और अगर उस आधार पे आप जीत रहे हैं तो आप इसको जीतना नहीं कह सकते। ये मशीन का जीतना है, ये सिस्टम का जीतना है, ये उसको कैप्चर करना है, इसको जीतना नहीं कहते हैं। और हम इसको नहीं मानते कि विपक्ष हार रहा है। अब ये धीरे धीरे सरकार बनाम जनता हो रहा है, सरकार बनाम विपक्षी पार्टियां नहीं रह गई हैं। अब विपक्ष के पास जो है लिमिटेड ऑप्शंस हैं और ये जनता के पास ही सारे ऑप्शंस हैं कि वो उठ खड़ा हो और कहे कि भैया हमारे पास जो है हमारा वोट का अधिकार तो मत छीनो। तो ये पूरा का पूरा जो है ना वो बदला हुआ है। और ये अब किसी नैरेटिव की बात नहीं, आप ड्रामा करने की बात कर रहे हैं तो ड्रामा में अपनी चीजें रख दीजिए कि कहां कहां क्या है। भाई आरटीआई में एक इंपॉर्टेंट धारा थी जिसको कहते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट में आरटीआई के तहत कोई भी सूचना मांगी जा सकती थी। बिहार चुनाव जीतने के अगले ही दिन आपने डबल स्ट्राइक किया। एक स्ट्राइक आपने करप्शन पे किया कि आपकी अपनी ही पार्टी के जो 2 बार मंत्री रहे, केंद्र में गृह सचिव रहे, आरके सिंह ने सवाल 62,000 करोड़ के घोटाले का उठाया, आपने उसको स्ट्राइक डाउन किया, उनको वो पार्टी से बाहर करके। यानी मेरी पार्टी में आप करप्शन का सवाल मत उठाइए। और उसी दिन आपने एक और डीपीडीपी कानून लागू किया जिसको देश के सो कॉल्ड गोदी मीडिया ने उसको सेलिब्रेट किया कि भाई डाटा एक्ट मिल गया, हमें डाटा प्राइवेसी मिल गया। वो डाटा प्राइवेसी के साथ साथ उसमें आरटीआई का जो एक धारा है जो पब्लिक इंटरेस्ट का, उसको ओवरलैप डीपीडीपी कानून से आपने करा दिया। तो ड्रामा तो ये चल रहा है और उसी को छुपाने के लिए गोदी मीडिया है। लेकिन गोदी मीडिया आज क्यों है, कभी इस पे भी बातचीत की जरूरत है। आज कॉन्स्टिट्यूशन तो चारों पिलर को अलग अलग स्थान दे रहा था, लेकिन गोदी मीडिया क्यों है? क्योंकि भारत में मीडिया को आजादी है ही नहीं। 19A में जो हमें एक्सप्रेशन का अधिकार मिला है वो आम जनता के एक्सप्रेशन के अधिकार से हम डिराइव करते हैं। भारत में अगर मीडिया को आजादी देनी हो तो अमेरिका के यूएस फर्स्ट अमेंडमेंट को पढ़ना होगा और वही अमेंडमेंट भारत में करना होगा, वही अधिकार भारत में देना होगा। दूसरा जो फाइनेंशियल अधिकार है जिसके तहत तीनों जो लोकतंत्र के खंबे हैं, चाहे जुडिशियरी हो, चाहे लेजिस्लेटिव हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, जो लाल बत्ती लगा के चलते हैं और टैक्स के पैसे से चलते हैं, वो टैक्स का पैसा ईमानदारी से चौथे खंबे को भी मिलना चाहिए था, जिसको आपने गलत तरीके से, और इसके लिए एक नहीं अनेक सरकारें और शुरू से जिम्मेवार है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश का संविधान कानून कहता है कि अंत्योदय लागू करो, यानी आखिरी व्यक्ति को पहले जो है वो मदद पहुंचाओ। बीपीएल की सारी योजनाएं उसी के तहत हैं। लेकिन मीडिया में ठीक इसका उल्टा है। 50% एडवर्टीजमेंट बड़े अखबारों और बड़े सर्कुलेशंस को जाता है। सर्कुलेशन अगर आधार है तो सबसे ज्यादा सेक्स पोर्न वेबसाइट बिकती हैं, सबसे ज्यादा उससे रिलेटेड जो है मैगजीन्स और वो बिकते हैं। क्या उनको दिए जाएंगे?
क्वालिटी कंटेंट को दिया ही नहीं जाता। तो गोदी के सवाल को भी हम एक दफा उनको छोड़ते हैं कि भाई ये एंटायर मीडिया गोदी इसलिए हो गया क्योंकि उनकी संवैधानिक सुरक्षा नहीं है, उनकी आर्थिक सुरक्षा नहीं है, और आज नहीं तो कल इस पे किसी न किसी दल को, देश को सोचना पड़ेगा। एक ही लाइन है, यूएस फर्स्ट अमेंडमेंट की तरह मीडिया को स्वतंत्रता दीजिए, फिर देखिए मीडिया आपको सच्ची सच्ची बातें बताएगा। आज की तारीख में जिसका काम बार्किंग है, कुत्ते का काम जिसको कहते हैं, दे आर द बार्किंग डॉग्स, उससे आप दूध दूहने का काम कर रहे हैं। अब कुत्ते दूध तो दे नहीं सकते हैं, उसका दूध पीने लायक भी नहीं हो सकता है। तो ये गोदी मीडिया आपने इसी को बना रखा है, और इससे सरकार को भी कोई फायदा नहीं है। दे आर नॉट शील्डिंग द गवर्नमेंट, और दे आर नॉट गिविंग एनी राइट डायरेक्शन टू द गवर्नमेंट, दे आर गिविंग रॉन्ग डायरेक्शन टू द गवर्नमेंट। आपके झूठ को छुपाना सिर्फ इतना ही काम रह गया है उसका। जी, न सिर्फ झूठ को छुपाना बल्कि जो प्रोपेगेंडा, जो नफरत, जो लगातार वो दिन रात फैलाते हैं, जो धार्मिक उन्माद वो फैलाते हैं, जो तमाम मुद्दों से भटकाते हैं, मुझे लगता है इन तमाम चीजों में अगर सबसे बड़ा कोई कल्प्रिट है, एक तो वो है सत्ता के भोगी, जो जाहिर सी बात है जिनके पास सत्ता है, लेकिन दूसरा अगर कोई सबसे बड़ा कल्प्रिट है तो वो है मीडिया, जिसको दिन रात तमाम लोग कंज्यूम करते हैं। टीवी चैनल्स जो लगातार सिर्फ नफरत फैलाते हैं, सिर्फ आपको एक पार्टी का, आपको सिर्फ नैरेटिव, उसी की बातें, वही तमाम चीजें आप तक पहुंचाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वही सबसे बड़ा कल्प्रिट है। आप कभी नहीं देखेंगे कि विपक्ष की आवाज को किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखाया जाता हो, किसी एक नेता का कोई बयान और सारा दिन बस उसी पर ही बहस और चर्चा जो है उसी पर ही केंद्रित हो जाती है। आखिरी और संक्षेप में मेरा सवाल आपसे अनुमा जी, तो ये गतिरोध ये किस तरह से फिर खत्म होगा? ये जो देखिए आज विंटर सेशन है, उसके बाद फिर कोई और सेशन पार्लियामेंट का आएगा, और इसी तरीके से आप मुद्दे उठाएंगे, उसी तरीके से मीडिया फिर भटकाएगी। तो सवाल ये उठ रहा है कि ये गतिरोध आखिर खत्म कैसे होगा? क्योंकि चाहे लोकसभा स्पीकर हो, वो भी एक तरह से सत्ता की भाषा बोलते हुए नजर आते हैं, लेक्चरिंग करते हुए नजर आते हैं। जगदीप धनखड़ चले गए, सीपी राधाकृष्णन आ गए, अब उनसे क्या उम्मीद करें? वो भी अभी आने वाला वक्त जो है वो बता ही देगा। आज तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनको लेकर सवाल उठा ही दिए। जी, मुझे ऐसा लगता है कि एक तो अभी मैंने मध्य प्रदेश की एक खबर पढ़ रही थी कि बीएलओ की जो तनख्वाह है वो दुगनी कर दी जा रही है उतने समय के लिए जब तक के लिए ये एसआईआर चल रहा है। तो हर चीज को पैसों से खरीदने की जो एक बीजेपी की मंशा है, इंसानियत को, उसके एफर्ट्स को वो पैसों से, और उसका तनाव, उसके बारे में कौन बात करेगा? तो मेरा ये मानना है कि जब तक जन क्रांति नहीं होगी, इस तरह की सरकारों को हटाना आसान नहीं होता, क्योंकि बड़े से बड़ा स्कैम आज तक आप जरा सोच कर देखिए, पनामा पेपर्स, पेंडोरा पेपर्स, उसके बाद हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, उसके बाद सेबी के खुलासे, उसके बाद इतनी सारी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं, चाहे वो मोरबी हो, चाहे वो अहमदाबाद का एयर क्रैश हो, चाहे हमारे देश पर 26 आतंकवादी आके हमला कर जाए, चाहे हमारे कमांडर कुलभूषण जाधव बरसों से पाकिस्तान की जेल में बंद हो, इन सब चीजों से अगर हमारे भारत के लोग दहल नहीं रहे, अगर उनके अंदर कुछ जाग नहीं रहा है, तो ऐसे में कहीं पर भी कुछ उम्मीद मत रखिए। लेकिन उम्मीद की किरण तब नजर आती है जब मैं नई जनरेशन को ये देखती हूँ कि उनकी समझ में आ रहा है, उनकी जरूरत है रोजगार, उनकी जरूरत है उनका आगे बढ़ना, उनकी जरूरतें हैं एक ऐसा बेखौफ माहौल हो जिसमें वो अपने आगे बढ़ने को बेरोक टोक आगे बढ़ सके। तो वैसा कुछ नहीं है, लेकिन उम्मीद सिर्फ उन्हीं से है, अगली जनरेशन से है, क्योंकि पिछली जनरेशन जो है, और खासतौर पे मैं तो जिन अपने वायुसेना और सेनाओं के अधिकांश वेटरन्स को देखती हूँ, खुद को पेंशन मिलती है, आराम से अपने घर में बैठते, कोई फर्क नहीं पड़ता कुछ हो जाए। दिन भर 2-3 सांप्रदायिक पोस्ट अगर सेना से रिटायर्ड लोग डालने लगे हैं, तो हमारे समाज का जितना नीचे जाना हो सकता था वो हो चुका है। तो इसलिए उम्मीद अब सिर्फ लोगों के जागने से है, और जब भी वो जागेंगे एक क्रांति होगी। विपक्ष तब तक एक सक्षम विपक्ष की तरह अपना काम जरूर करता रहेगा। यहां किसी तरह का आप ये मत समझिएगा कि विपक्ष कहीं लोगों को छोड़ेगा, नहीं, विपक्ष लोगों के मुद्दे उठाता रहेगा, लेकिन हम नहीं जानते हम किस सिस्टम के हाथ का एक कब्जे में है, हम नहीं जानते कहां किन चीजों पर बैन लगते चले जाएंगे। विपक्ष कल को हो सकता है उसके पास इतना पैसा भी ना हो कि वो चुनाव लड़ सके, जो कि अभी भी नहीं है, और बीजेपी पूरी तरह से माला माल है। तो ऐसे में उम्मीद अब इस देश के जनतंत्र से है
इस देश के लोगों से है और विपक्ष से है जो बनी रहेगी। ओके, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हो करेश्वर जी? क्विकली जी। मैं सिर्फ एक लाइन ऐड करना चाहता हूँ। पिछले दिनों 272 लोगों ने कुछ पत्र वत्र भी लिखा था। मैंने एक सवाल उठाया था, ये 272 लोग तो बोल रहे हैं उनका तो कच्चा चिट्ठा सोशल मीडिया पे सबका एक एक इंडिविजुअल का आ गया। वे हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है, समूह में रखें, अकेले रखें। मेरा सवाल ये है कि करीब करीब 1 करोड़ लोग जो सरकारी कर्मचारी हैं, पेंशनधारी हैं, उनकी जुबान कौन बंद कर रहा है? क्या पेंशन कानून में ऐसी कोई तब्दीली लाई गई है कि फ्यूचर गुड सिटीजन के नाम पे अगर आपके सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी बातें दिखी जो थोड़ी आलोचनात्मक हो, थोड़ी कटु हो, तो आपका पेंशन बंद किया जा सकता है? क्या इस वजह से वो खामोश हैं? ये भी काउंटर प्रोडक्टिव होगा, क्योंकि देखिए हमारे देश के लोगों में लोकतंत्र अंदर से रचा बसा है। वो अगर फेसबुक पे नहीं बोलेगा तो 50 और आदमी को जाके कहेगा। वो कोई डॉक्यूमेंट लेके थोड़ी चलता है कि आपको लाके सामने मीडिया को देगा। ये सब इस तरह की जो सेंसरशिप होती है ना, वो कहीं सफल नहीं हो पाती, वो कहीं और भी वो जो पैदा करती है लोगों में। और जो खामोशी है, जो अनुमा जी ने कहा कि लोग रिटायर्ड हैं और बैठे हैं, ये बड़ा हिस्सा है जो चाहता है कि हमारा पेंशन न रुके। अगर आपने पेंशन पे ये उंगली रख दी है, क्या रखी है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। नहीं रखी है तो बताएं, रखी है तो वो दिखाई दे जाएगा कि हाँ ये रखी है गुड सिटीजन के नाम पे। तो ये एमिनेंट सिटीजन वर्सेस गुड सिटीजन का जो वो किया गया है, उन बारीकियों में जाना पड़ेगा, तब देखना पड़ेगा। जिस तरह से गोदी मीडिया के फाइनेंसेस सरकार के पास, कॉर्पोरेट्स के पास लिमिट हो गए और वो गोदी हो गए, जिस तरह से चुनाव आयोग की चाबी वहां चली गई, जिसके तहत उनकी सुरक्षा, उनका अपॉइंटमेंट का अधिकार, उनके फ्यूचर, सारी चीजें, तो आप सब कुछ अपने कंट्रोल में कर ही लेंगे, तो फिर ये क्यों कहेंगे कि कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है? फिर तो सिस्टम जीत रहा है भाई साहब, जनता हार रही है। जी बिल्कुल, सिस्टम जीत रहा है और जनता हार रही है, और ये साफ तौर पर दिख भी रहा है। अब ये देखना है कि ये 19 दिन का जो ये विंटर सेशन है, इसमें क्या जरूरी काम होते हैं। इंतजार ये भी रहेगा कि राहुल गांधी लोकसभा में आकर कब बोलते हैं, और उसके बाद प्रधानमंत्री उस पर किस तरह का जवाब देते हुए नजर आते हैं। तमाम चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है, और ये भी हमें देखना है कि इसके कि आने वाले वक्त में लोकसभा माफ कीजिएगा, विधानसभा के चुनाव है 5 राज्यों में, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण है असम और पश्चिम बंगाल। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत धन्यवाद अनुमा जी, ओंकारेश्वर जी, और धन्यवाद शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।